विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट लिखते हैं, खबर वो है जो कोई चाहता ही नहीं कि छपे, बाकी सब तो एडवर्टाइजिंग या प्रोपेगेंडा है। जब हम वास्तविक जिंदगी में कला का अनुभव करने लगते हैं तब हम दो तरह के अनुभव जरूर करते हैं। जब कोई आर्टवर्क इस हद तक इमेजिनरी हो जाता है कि उसे रियल ना कहा जा सके, तब रिएक्शन के तौर पर हमारे मुंह से निकलता है, आफ्टर ऑल ये बस एक पेंटिंग है, ऐसा हकीकत में तो नहीं होता। और दूसरा, जब एक आर्टिस्ट किसी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होकर कुछ बनाता है तब उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है, क्योंकि उसके आर्टवर्क से ये तय कर लिया जाता है कि उसने घटना को किस व्यू पॉइंट से देखा। और प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा अगर कहीं सच साबित होता है तो वो है द आर्ट ऑफ जर्नलिज्म, वेयर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स फॉर्म ऑलरेडी हैज बीन रीच्ड इट्स जेनिथ। So we have to declare holy war against what we see every single day on television. यहाँ कला रियलिटी और प्रोपेगेंडा के तराजू पर झूलती रहती है और देखने वाले के लिए एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का निर्माण करती है जिसका वजूद सिर्फ उसके दिमाग में होता है। अगर आपको एक सिचुएशन मिले कि एक रियल लाइफ ट्रेजेडी को अपने आर्ट फॉर्म के जरिए आपको बाहर निकालना है, तब आप उस घटना की वास्तविकता को प्रिजर्व या सुरक्षित करेंगे या आप उसे एक सेंसेशनल प्रोपेगेंडा का रूप देंगे। मेरा ये क्वेश्चन रेजोनेट करता है नियो क्लासिकल पेंटिंग डेथ ऑफ मराट से, जिसे 1793 में पेंट किया था जैक लुई डेविड ने। द वे आई सी इट, दिस इज द डेथ ऑफ जर्नलिज्म। आई एम आकाश राजपूत एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी। और इस बार हम एग्जामिन करेंगे डेथ ऑफ मरा और डेथ ऑफ जर्नलिज्म। जॉन पॉल मराट फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक एक्टिव लीडर, जैक लुई डेविड का एक अच्छा दोस्त और एक इंटेलेक्चुअली लिखने वाला जर्नलिस्ट था। पर उसने सिर्फ राजा के विरोध में नहीं लिखा। मराट इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उसने ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज्म पर काफी कुछ लिखा था। 13 जुलाई 1793 मराट हमेशा की तरह बाथटब में था और एक लेडी शार्लोट कॉर्डे उससे मदद मांगने आई। शार्लोट ने 15 सेंटीमीटर का ब्लेड मराट की छाती में घुसा दिया। ब्लेड पसलियों के बीच से सीधा आर्टरी में धंस गया और पॉल के आखिरी शब्द थे, हेल्प मी माई बिलविड। 5 सितंबर 2017 एक जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की हत्या हुई थी। हालांकि ये केस काफ़ी चर्चा में था। जब मराट की हत्या हुई थी तब रॉयल फैमिली या राजतंत्र को दोष दिया जा सकता है, पर लोकतंत्र में जब ऐसी हत्या होती है तब किसे दोषी ठहराया जाए? एक अच्छा बहाना है कि ऑपोजिशन पार्टी पर डाल दो, बोझ कम हो जाता है और समर्थक भी मिल जाते हैं। पर एक बात को स्वीकारा जा सकता है कि हत्या तो हुई है। मैंने लॉ स्टूडेंट नागेश पाल सिंह से इस बारे में बात की। कोई भी जर्नलिस्ट हो, आपके विरोध में लिखे, समर्थन में लिखे, बायस लिखे या न्यूट्रल लिखे, किसी को उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 3 ऑफ यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये दोनों ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है या आप लोकतंत्र में अपना विरोध व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो आप लोकतंत्र में नहीं रह रहे हैं। अगर किसी के क्रिटिसिज्म से वो मौत का हकदार हो जाता है तब हमें इंसानों के मुंह की नसबंदी कराने वाली योजना की जरूरत पड़ेगी। तो जब मराट की हत्या हुई तो डेविड उससे बहुत प्रभावित हुआ। पेंटिंग में जो लेटर मराट के हाथ में है वो डेविड ने मराट की तरफ से शार्लोट के लिए लिखा है। उसने कॉर्डे को लिखा, कॉर्डे, हालांकि मैं दुखी हूँ पर मुझे तुम्हारी मदद का हक है, क्योंकि मराट को नहीं पता था कि शार्लोट उससे मदद मांगने नहीं बल्कि उसकी हत्या करने आई है। इस पूरी पेंटिंग को एक लेटर की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अ मराट डेविड, यानी टू मराट बाय डेविड। हम ऐसा अक्सर किसी लेटर में करते हैं जब हम कहीं पोस्ट करते हैं। डेविड ने तय किया कि ये पेंटिंग फ्रांस की क्रांति का एक चेहरा बनेगी। पेंटिंग को आइकॉनिक बनाने के लिए रियल लाइफ इवेंट को डॉक्यूमेंट नहीं किया बल्कि उसे ड्रामेटिक बनाया। उसने मराट के पोज को पिएटा से इंस्पायर होकर रिपोजिशन किया। मराट का फिगर कारावाज्यो की पेंटिंग एटोनमेंट ऑफ क्राइस्ट से पूरी तरह मेल खाता है। बाथरूम की गैर जरूरी चीजें हटा दी गई हैं। बाथटब का सीन को हॉरिजॉन्टल बनाने की बजाय उसे वर्टिकल पैनल पर बनाया गया है।
बिल्कुल कारावाज्यो की पेंटिंग की तरह। लेकिन डेविड की पेंटिंग में मराठ के साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि जब मर्डर हुआ था तब वो बाथरूम में अकेला था। उसका अकेलापन कैनवस में हैवी नेगेटिव स्पेस से झलकता है, क्योंकि आधा कैनवस खाली है, लाइक एन एम्प्टी वॉइड। मराठ को एक स्किन डिजीज थी। स्किन की जलन और दर्द को कम करने के लिए उसे हर रोज लंबे वक्त तक नहाना पड़ता था। पर पेंटिंग में मराठ की स्किन पर एक भी धब्बा नहीं बनाया गया है, मानो कह रहा हो कि जिंदगी पर तो घाव का दाग लग ही गया है, कम से कम मौत के बाद तो ना लगे। बीमारी के सैकड़ों घाव उसे मार ना सके, पर राजनीति का एक खंजर उसके बाथटब को उसकी कब्र बनाकर चला गया। अब बाकी पेंटिंग्स का नज़रिया देखेंगे जो इस सब्जेक्ट पर बनी हैं, तो आपको अलग महसूस होगा। ज़्यादातर ने या तो मर्डर के बाद शेरलॉट का पकड़ा जाना बनाया है या शेरलॉट को मर्डर करते हुए बनाया है, पर डेविड ने वो पल बनाया है जो ओमनिशेंट है। ये बाथटब, ये कपड़ा, ये शाही, ये जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि पेंटिंग नियो क्लासिकल स्टाइल का एक नायाब उदाहरण है। लगता है क्लासिकल स्टाइल का एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, अ मोमेंट इन टाइम, जो मोस्टली स्कल्पचर के लिए इस्तेमाल में आता है। वो यहाँ मौजूद है, और मोमेंट ये है कि कलम का सिपाही अब नहीं रहा और कोई उसके साथ नहीं है, यहाँ तक कि शेरलॉट भी जा चुकी है। चाकू वहीं नीचे पड़ा है, मतलब लोगों का अभी पहुँचना बाकी है। वो अकेला था अपनी आवाज़ के साथ, like the most crucial point of the drama. हमारा हीरो मर चुका है और सबकी आंखें नम हैं। कहते हैं क्रांति के दिनों में डेविड जेल गया था, तब नेपोलियन ने उसे आज़ाद कराया। कलाकार को प्रसिद्धि मिली तो राजा का खास भी बन गया। क्रांति से पहले के वर्क्स और क्रांति के बाद के वर्क्स में एक गहरा बदलाव हमें नजर आता है। द ओथ ऑफ होरोशियाई, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, ये क्रांति से पहले के काम है। क्रांति खत्म हुई तो डेविड ने सबसे ज़्यादा रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाए। पैसा अच्छा मिले तो जर्नलिस्ट भी बिकता है और कलाकार भी बिकता है। नेपोलियन का पोर्ट्रेट बनाते वक्त कलाकार की मोरल वैल्यूज़ जो क्रांति के वक्त थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। आपका दोस्त मराठ, उसकी जान चली गई थी, मर्डर हुआ था उसका, रॉयल फैमिली के मेंबर ने किया था, और क्रांति के बाद आपने सबसे ज़्यादा रॉयल पोर्ट्रेट्स ही बनाए। सत्यजीत रे अपनी फिल्म महानगर के स्क्रीन प्ले में लिखते हैं कि 2 वक्त की रोटी ने हमें इतना कायर बना दिया है कि हम अपनी बात खुलकर कह भी नहीं सकते। हम उस सेल्समैन की तरह हैं जो हर कीमत पर अपना सामान बेचना चाहता है। डेविड की मोरालिटी उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के कामों में हमें नजर नहीं आती। शायद हिपोक्रेट होना हमारे खून में ही है। अब डेविड के आर्टवर्क्स को रियलिटी कहा जाए या प्रोपेगेंडा, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मराठ की हत्या के साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी और जर्नलिज्म की भी हत्या हुई थी। आज हमारा भी हाल कुछ वैसा ही है, क्योंकि जब हर कोई ये कंप्लेन कर रहा है कि जर्नलिज्म बिका हुआ है, मीडिया बिक चुका है, तो इसमें सुधार क्यों नहीं है। नागेश स्टेटेड कि मीडिया बहुत सस्ता है और सस्ता होने की वजह से उसकी पहुंच और उसकी डिस्पोजेबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती हैं। ये बात सच है कि आप एक DTH खरीद लीजिए और आजीवन न्यूज़ देखने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जर्नलिज्म अपने गोल से भटक गया है। द गोल ऑफ द जर्नलिज्म शुड एको विद द कोट ऑफ वोल्टेयर, कि तुम चाहे तो मेरी बुराई करो, पर तुम जो बोल रहे हो ये तुमको बोलने का हक हो, इसके लिए मैं आखिरी दिन तक लड़ता रहूंगा। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि सही जर्नलिज्म क्या है और गलत जर्नलिज्म क्या है, पर मुझे लगता है कि अच्छा जर्नलिज्म अब भी एग्जिस्ट करता है और जिसे मैं रोज़ नहीं देखता।